सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन क्लास कुछ अलग वे में है। चलिए, हम लोग पिछली कक्षाओं में मौर्य मगध साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु और उनके भी पुत्र उदय और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद शिशुनाग वंश में शिशुनाग और उनके उत्तराधिकारी कालाशोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उस वंश का भी अंत हो गया, फिर नंद वंश प्रारंभ हुआ था और नंद वंश का जब विघटन हुआ तो मगध साम्राज्य में एक नए साम्राज्य का उदय होता है। वो होता है मौर्यों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसने मगध को बहुत ही अच्छी तरह से पूरे भारतवर्ष में एक छत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य की। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय और प्रशासन का वर्णन कीजिए। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य की बागडोर नंद वंश के हाथों में चली गई थी और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसमें भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर विजय के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अनेक गणराज्यों का अंत हो गया और वहाँ यूनानी शासन व्यवस्था लागू हो गई। परंतु 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की अचानक मृत्यु हो जाने से यह समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। परंतु 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु हो जाने से सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। यूनानी शासक के विरुद्ध चारों ओर विद्रोह की अग्नि एक तरह से भड़क उठी। भारत ने यूनानी परतंत्रता का जुआ उतार के फेंक दिया और भाई विद्रोह की क्रांति का नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगध में मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, अब इसकी बात करते हैं। तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मौर्य कौन थे, क्योंकि मौर्यों के बारे में एक मत राय किसी की भी नहीं है, तो कुछ मत उसके लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो मत है वो ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस जाति का था, किस वंश का था। विद्वानों में अनेक मतभेद है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसके लिए कि एक बार चाणक्य यानी कौटिल्य घनानंद के दरबार में गए और घनानंद ने उनको किसी प्रकार से बेइज्जत करके वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य ने ये कहा कि मैं आपके जैसे बहुत से राजा खड़े कर सकता हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चले गए। और अब कौटिल्य जब राज्य में जा रहे थे तो उन्हें एक बच्चे कुछ खेलते हुए मिले। उनमें से एक बच्चा जो है राज सिंहासन पर बैठकर दूसरों को आदेश देने का एक अभिनय कर रहा था, वैसा खेल खेल रहे थे। तो उसमें से उस बच्चे को उन्होंने लिया और उसको तैयार करना शुरू किया। उस बच्चे का ही नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद में वो उनको तैयार करते हैं एक राजा के रूप में, और उस राजा के द्वारा फिर घनानंद के साथ उसका युद्ध करते हैं और फिर वो उसमें विजय प्राप्त करके घनानंद को समाप्त करके और वहाँ पर अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और उसमें कौटिल्य की जो चाणक्य नीति है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये तो थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब ये कहते हैं कि ये कौन था। कुछ पहला मत है, देखिए अब इसमें कुछ मत दिए गए हैं कि मौर्य कौन थे। पहले मत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजा महापद्मनंद की मुरा नामक दासी का पुत्र था, इसलिए चंद्रगुप्त और उसके वंशज मौर्य कहलाए। ये मत है, परंतु यह मत तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि चंद्रगुप्त निम्न कुल का था तो चाणक्य जैसा कट्टर ब्राह्मण उसका साथ कैसे दे सकता था ना। छोटी जाति का होता तो उसका साथ थोड़ी देता वो।
दूसरे मत के अनुसार जिसमें बौद्ध ग्रंथ आते हैं, वो बौद्ध ग्रंथ जो है वो ये कहते हैं भाई मौर्य शब्द प्राकृतिक भाषा का मौर्या शब्द का रूपांतरण है। अब मौर्य क्षत्रिय थे जो नेपाल की तराई में रहते थे, पीपलीवन में। इस प्रदेश में मोर पक्षियों की बहुलता थी, अतः यहाँ के निवासी और वंशज मौर्य कहलाए थे। महावंश की टीका में ज्ञात होता है कि मौर्य जो हैं, देखिए ये है मौर्य, क्योंकि इसीलिए कहलाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे ना। और ये जो महावंश है, महावंश की टीका से ये ज्ञात होता है कि मौर्य शाक्यों की ही एक शाखा थी जो कौशल नरेश विदुभ के संहार से बचने के लिए पीपलीवन चले गए थे। महापरिनिर्वाण, दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ बहुत से हैं, हम बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं उनको। इन बौद्ध ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय ही माना गया है। अब तीसरे मत की बात करते हैं। तीसरा मत जैन ग्रंथों का है। अब जैन ग्रंथों में परिशिष्ट वर्णन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पालकों के सरदार की एक कन्या का पुत्र था जो क्षत्रिय वंश का था। आवश्यक सूत्र की हरिभद्री और टीका इस कथन की पुष्टि भी करती है। भाई चौथा मत भी देख लेते हैं। सांची के पूर्वी फाटकों पर मोरों के चित्र बने हुए हैं। मार्शल महोदय देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आता है तो प्लीज़ आप उसे अंडरलाइन करके अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मोर पक्षी मौर्य वंश का राज चिन्ह था। इस राज चिन्ह के कारण इस वंश का नाम मौर्य पड़ा है। अब भाई इतिहासकार जो हैं अलग अलग मत स्थापना करते हैं, अलग अलग वंशों के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अधिकांश इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय राजकुमार था। उसने राजवंश की स्थापना और वह मौर्य वंश कहलाया, और जिस काल में उसने वंशजों के शासन किया वो मौर्य काल कहलाया। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि उनके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो यही समझ के कहा जा रहा है कि वो एक क्षत्रिय वंश के थे। जस्टिन, विष्णु पुराण की टीकाएँ, वृहद कथा, मुद्रा राक्षस, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की कुल के बारे में, तुच्छ कुल के बारे में, यानी कि तुच्छ कुल से मतलब हो गया छोटे कुल का, ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ये सब बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो एक तुच्छ कुल के व्यक्ति थे। डॉक्टर राजबली पांडे, विमल चंद्र पांडे, हेमचंद्र राय चौधरी इतिहासकार मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। डॉक्टर GSP मिश्रा लिखते हैं कि मौर्यों की जातीयता के संबंध में यह विवाद केवल इस कारण उत्पन्न हुआ है कि कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त को शूद्र बताया गया है। वास्तव में मौर्य साम्राज्य शासक ब्राह्मण धर्म और व्यवस्था को नहीं मानते थे। स्वयं चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी हो गया था और अशोक बौद्ध धर्म का। तो दूसरे चंद्रगुप्त ने यवन सेल्यूकस की लड़की के साथ विवाह किया। इसी कारण बाद में परंपरावादी ब्राह्मण लेखकों ने मौर्यों को व्रात्य, वृषल, शूद्र कहा है, ठीक है ना। उसकी नीति के बारे में बात की है ना, इसलिए मौर्यों को क्या बोल दिया, शूद्र बोल दिया, ठीक है। तो भाई बौद्ध साक्ष्यों और पुराणों के साक्ष्यों को देखें तो इसमें संदेह ही नहीं रहता कि मौर्य क्षत्रिय थे। लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी जी की बात को माने तो चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही थे, यही सबका मत प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय था, ऐसा ये सभी कहते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा था, किस प्रकार वो राजा बना, किस प्रकार से उसने साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन वृत्त के अनुसार देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में हुआ था। 350 ईसा पूर्व में इसके पिता संभवतः अपने राज्य से शत्रुओं द्वारा भगाए जाने पर पाटलिपुत्र के समीप आकर रहने लग गए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के पिता ने नंद राजा की सेवा में नौकरी कर ली, परंतु नंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के पिता में अनबन होने पर नंद राजा ने चंद्रगुप्त के पिता को मरवा दिया। उस समय चंद्रगुप्त माँ के गर्भ में था। चंद्रगुप्त की माँ छिपकर पाटलिपुत्र में बनी रही। चंद्रगुप्त जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने नंद राजा की सेना में नौकरी कर ली। अपनी योग्यता और साहस के वह सेना का उच्चाधिकारी बन गया। वह जनता में लोकप्रिय हो गया। नंद शासक को अच्छा नहीं लगा, उसने चंद्रगुप्त की हत्या करवाने की सोच ली। चंद्रगुप्त को इस बात का पता ही लग गया कि पाटलिपुत्र से भाग निकलना बेटर था। इस घटना ने चंद्रगुप्त के मस्तिष्क में नंद वंश को समाप्त करने का एक दृढ़ निश्चय उत्पन्न कर दिया। अब भैया चाणक्य से मित्रता कैसे हुई? इसी समय चंद्रगुप्त की मित्रता चाणक्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण से हो जाती है।
चाणक्य का भी नंदवंश के राजा के हाथों घोर अपमान हो चुका था। इस पर चाणक्य ने नंदवंश का अंत करने की प्रतिज्ञा कर ली। अब चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी योजना में सहयोग देने वाला एक साथी मिल चुका था। नंदवंश के विरुद्ध विद्रोह अग्नि भड़काना तीसरा पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट्स जरूर बनाएं और इन पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद राजा के विरुद्ध विद्रोह भड़काना और नंद राजा को पराजित करने के साधन जुटाना प्रारंभ कर दिए। तैयारियां पूरी करने के बाद मगध आक्रमण किया गया और नंद राजा ने बुरी तरह विफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें सफल हुआ। चाणक्य के साथ मगध राज्य के अंदर वो आ गया और मगध पर आक्रमण करने का उसने जो प्रयास किया उसमें वो पूरी तरह से सफल हो जाता है। चाणक्य तो बहुत बड़ा विद्वान था और राजनीति का प्रकांड पंडित था। चाणक्य पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशों में कमजोरियों को खूब जानता था। उसने आशंका लगा रखी थी यह प्रदेश कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ पड़ सकता है, अतः प्रत्येक इस प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर वह शक्तिशाली राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। फिर चाणक्य और वो दोनों आ गए और उन्होंने आकर के इस पर विजय प्राप्त कर ली। सिकंदर की सहायता प्राप्त करने का एक प्रयत्न किया गया था नंद राजाओं द्वारा। नंद राजा पर आक्रमण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के पास गया, परंतु चंद्रगुप्त के स्वतंत्र विचारों के कारण सिकंदर उससे अप्रसन्न हो गया और उसने उसे मरवाने की आज्ञा दे दी। परंतु चंद्रगुप्त किसी प्रकार वहाँ से बच निकला। अब तो नंद राजाओं के साथ साथ यूनानियों को भी भारत से खदेड़ने का निश्चय उसने कर लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार विजय हासिल की, तो पहली ही विजय है पंजाब और सिंध प्रांत की, ठीक है। तो जो पहली विजय है आप इसको अंडरलाइन जरूर करें, पंजाब की और सिंध की। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पश्चिमोत्तर प्रदेश की जनता को भारतीयों के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया। सिकंदर के भारत से चले जाने के बाद भारतीयों ने यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चंद्रगुप्त ने इन विद्रोहियों का नेतृत्व किया और यूनानियों को पंजाब से भगाना प्रारंभ कर दिया। यूनानी सैनिक भारत छोड़कर भाग गए और जो जहाँ तक गए उनको मरवा दिया गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य कर लिया। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ऐसे आते हैं तो आप उनको ज़रूर नोट करेंगे। इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारतीय विद्रोह को सफलता प्राप्त हुई और पंजाब तथा सीमा प्रांत चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गए। 321 ईस्वी पूर्व तक इसी वर्ष में झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश यूनानियों से छिन गया था। इनकी पुष्टि 321 ईस्वी में पूर्वी यूनानी सेना नायकों के मध्य संपन्न ट्रिपेरेडिसिस की संधि से भी होता है। इस कारण इसी वर्ष सिंध में नियुक्त क्षत्रप पैथान को भी हटा दिया गया। इस प्रकार सिंध और पंजाब पर अब चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया था। दूसरी बात है मगध की विजय। पंजाब को अपने अधिकार में करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य पर आक्रमण किया और उसकी सेना आगे बढ़ती हुई पाटलिपुत्र के निकट पहुंच गई। नंद राजा घनानंद की पराजय हुई और वह युद्ध में मारा गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठ गया। चाणक्य ने उनकी राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ चातुर्य के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद राजा घनानंद को परास्त कर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के अनुसार 322 ईसा पूर्व में विमल चंद्र पांडे के अनुसार 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य सिंहासन रोहण होता है और अधिकांश विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व ही मानते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है पश्चिम भारत के प्रदेशों पर विजय। अब इन विजयों में उसकी कैसी विजय रही, किस प्रकार से उसने सब पर विजय प्राप्त की, अपन उसकी बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक के सभी प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। रुद्र दमन के चूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है
कि सौराष्ट्र का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। यहाँ उसने पुष्यगुप्त को अपना गवर्नर नियुक्त किया और पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन नाम की झील बनवाई। ठीक है, ये है हमारे पश्चिम भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत पर विजय, तो भाई अधिकांश विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया था। अशोक का साम्राज्य मैसूर तक फैला था। चूँकि अशोक ने कलिंग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रदेश पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए दक्षिण भारत की विजय का श्रेय केवल और केवल चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। नंबर 5 है सेल्यूकस से संघर्ष। भारत के विभिन्न प्रदेश जीतने के पश्चात चंद्रगुप्त को सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करना पड़ा। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय है और उसने विवश होकर चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री थी जिसकी हेलना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात हो रही है यहाँ। हेलना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया गया। सेल्यूकस ने वर्तमान अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस से काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान कई प्रदेश दहेज में प्राप्त हो गए थे। उसने चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज नामक अपने दूत को भेजा था, जिसने इंडिका लिखी थी। भाई चंद्रगुप्त ने उपहार स्वरूप 500 हाथी भी सेल्यूकस को दिए थे। कुछ और विजयों की बात करें, सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। नेपाल पर भी उसका अधिकार था। अशोक और बिंदुसार ने नेपाल को नहीं जीता था। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। अशोक केवल कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, कश्मीर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कितना बड़ा था। अनेक विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की सीमाएं हिंदुकुश से लेकर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी सीमाएं जो है हिंदुकुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैली हुई थी। ठीक है ना। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तिनावली तक फैली हुई थी। इतना विशाल एक छत्र साम्राज्य भारत में पहले कभी स्थापित ही नहीं हुआ था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे जी का फिर से कथन है, वो फिर से कुछ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदुकुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर के मैसूर तक फैला हुआ था। ठीक है ना। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के प्रदेश, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा, यमुना, दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा, दक्षिण भारत का मैसूर, ये सब उसमें सम्मिलित था। मतलब एक तरह से पूरा भारत अब एक होने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 सालों तक शासन किया। प्रारंभ में वह ब्राह्मण धर्मावलंबी था, पर उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया। फिर भी अन्य धर्मों के प्रति वह उदार और सहिष्णु बना रहा। अंत में उसने जैन साधु की भांति उपवास और तप करके अपना देह त्याग कर दिया। ठीक है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से बात की। इसकी काफ़ी विजयों के बारे में बात की। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए इनके ऊपर इतनी गहनता से अध्ययन करना ज़रूरी था। हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी बात कर चुके हैं। उसकी विजयों की बात, चाणक्य के बारे में जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उसकी बात भी कर चुके हैं। अब हम उनके मृत्यु हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो इनके बाद जो बिंदुसार इनके पुत्र हैं उसका राज्य रोहण होगा, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।